हेलो एवरीवन। हम सब पढ़ रहे थे अपना चैप्टर 3 जो कि है कई तरीके की बीमारियों के बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे आज इस टॉपिक में कि बीमारी को कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे उससे बचा जाए। हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीजेस। यू माइट हैव हर्ड द फ्रेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपने ये वाली पंक्ति तो सुनी होगी कि प्रिवेंशन जो है बेटर देन क्योर, यानी बचाव जो है इलाज से बेहतर है। It is important to protect ourselves from both communicable and non-communicable diseases. अब activity, let us read. ओडिशा कम्युनिटी लेड सैनिटेशन कैंपेन। ओडिशा में क्या चला, एक कैंपेन चला जो कि समुदाय ने ही उसको लीड किया। ठीक है, समुदाय में लोगों ने तय किया कि हम साफ सफाई रखेंगे। In Bhadrak district, Odisha, a community sanitation campaign helped more people build and use toilets. This reduced open defecation significantly and improved child health with fewer cases of diarrhea and infections. तो भद्रक डिस्ट्रिक्ट में लोगों ने तय किया, कम्युनिटी ने, कि साफ सफाई रखेंगे, तो उन्होंने टॉयलेट्स बनाए और खुले में जो लोग शौच करते थे वो खुले में शौच करना रुक गया। इसकी वजह से बच्चों की जो हेल्थ थी वो काफी इंप्रूव हुई और डायरिया के इन्फेक्शन के केसेस काफी हद तक कम हो गए। What do you infer from this case study? Simple steps like good sanitation can greatly reduce the spread of communicable diseases. Find about such community campaigns held in your location. तो आपको इस केस स्टडी से क्या पता चला कि अगर हम साफ सफाई रखेंगे, अच्छे सैनिटेशन होगा आसपास में, तो फिर कम्युनिकेबल डिजीजेस नहीं फैलेगी। एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट डिजीजेस। बीमारियों से लड़ने के लिए हमारी शरीर की क्षमता। You would have noticed that some people get sick more frequently than others, although living in a similar environment. Do you know why? The natural ability of our body to fight disease is known as immunity. आपने देखा है कि एक ही जगह पर रहने वाले लोगों में कुछ लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं और कुछ लोग कम बीमार पड़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हमारी बॉडी की इम्यूनिटी की वजह से। तो हमारी बॉडी की जो प्राकृतिक क्षमता होती है बीमारियों से लड़ने की, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। Our body has a special system called the immune system that helps fight against diseases. हमारी बॉडी में एक पूरा अच्छा खासा सिस्टम होता है जो कि बाहर से आने वाले पैथोजन से और बीमारी पैदा करने वाली चीजों से लड़ते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। You might have taken some drops or injections in your childhood to protect yourself from certain diseases such as polio, measles, tetanus, hepatitis. These are vaccines that help prevent serious infections caused by viruses and bacteria. बचपन में आपने कुछ ड्रॉप्स लिए होंगे, कुछ इंजेक्शंस लिए होंगे जिससे कि कई बीमारियों से बचा जा सकता है, जैसे पोलियो, मीजल्स, टीटनेस, हेपेटाइटिस। ठीक है, और ये ड्रॉप या ये जो इंजेक्शन लगाया जाता है बीमारियों से बचाव के लिए, इनको हम वैक्सीन या टीके कहते हैं। A vaccine help our body fight certain diseases by training the immune system to recognize and attack harmful germs, providing what is known as acquired immunity protection developed after exposure to a pathogen or a vaccine. वैक्सीन हमारी बॉडी को तरह तरह की बीमारियों से और पैथोजन से लड़ने के लिए ट्रेन करती है। हमारी बॉडी जो है, बॉडी के अंदर ऐसी चीजें डाली जाती हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी को एक ट्रेनिंग मिल जाती है कि अगर पैथोजन आएगा तो हमें किस तरीके से रिएक्ट करना और किस तरीके से उसको मानना है। हमारी बॉडी उस पैथोजन को पहचान जाती है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक ऐसी तकनीक होती है अपनी बॉडी की बीमारियों से लड़ने की, जिसमें बॉडी जो है पुराने पैथोजन को याद करती है जो उसके अंदर पहले आया था टीके की फॉर्म में, और फिर जब वो बीमारी के पैथोजन उसके अंदर आते हैं तो वो उसको एकदम पहचान जाती है और उसको पैथोजन को खत्म कर देती है। वैक्सीन कैन बी मेड इन डिफरेंट वेज, फ्रॉम वीकेंड और डेड पैथोजन्स like viruses or bacteria, or from inactive or harmless part of pathogen. वैक्सीन कई तरीके से बनी हुई होती है। एक तो ये तरीका है कि जो पैथोजन है, बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु, उनको या तो मार दिया जाता है या फिर वो बहुत कमजोर होते हैं कि वो बीमारी नहीं पैदा कर सकते। और दूसरा तरीका ये होता है कि पैथोजन का कोई सा हिस्सा ले लिया जाता है जो कि हार्मफुल नहीं होता हमारी बॉडी के लिए। तो इस तरीके से दो तरीके से वैक्सीन बनाई जाती है। Some newer vaccines instruct our own body cells to make harmless part of the germ which our immune system then learns to fight. और कुछ ऐसी भी वैक्सीन अब आ गई हैं जो कि हमारी बॉडी को बॉडी के अंदर ऐसे संकेत भेजती हैं कुछ
पैथोजेंस के हार्मलेस पार्ट को बनाने का, ठीक है, कोई ऐसा हिस्सा हमारी बॉडी बनाती है उस जर्म का जो कि नुकसानदेह नहीं होता, और फिर उस हिस्से को पहचान के हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है उस बीमारी से लड़ने के लिए। For example, a tetanus shot often given after an injury protects against infection by the tetanus-causing bacteria. It contains an inactivated bacterial toxin that helps the immune system develop protection without causing the disease. तो एक टेटनस का जो टीका होता है उसका एग्जाम्पल दे रखा है कि उसमें क्या होता है कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया जो है टेटनस कॉजिंग बैक्टीरिया वो एक टॉक्सिन छोड़ता है जिसकी वजह से बॉडी में इन्फेक्शन होता है, हम बीमार पड़ते हैं, ठीक है। तो उस टॉक्सिन को लेके उस टॉक्सिन को टीके की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर डाला जाता है। अब ये टॉक्सिन कैसा होता है, ये टॉक्सिन इनएक्टिवेटेड होता है, यानी ये हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, सिर्फ उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, स्ट्रक्चरली तो वो सही रहता है, लेकिन उसका जो फंक्शन होता है वो सारे खराब हो चुके होते हैं, वो अपना फंक्शन सही नहीं कर पाता है। तो इस वजह से वो हमारी बॉडी में बीमारी नहीं पैदा करता, लेकिन हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उसको पहचान के एक्टिवेट हो जाता है और जितने पैथोजेंस होते हैं इस तरीके के उनको खत्म कर देता है। Edward Jenner and the smallpox vaccine. Smallpox was a deadly disease that caused blister and killed millions. A milder disease called cowpox, seen in cows, could also infect humans. एडवर्ड जेनर और स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे। स्मॉल पॉक्स जो है एक ऐसी बीमारी होती थी कि जिसमें बहुत मौतें हो जाया करती थी और इसमें शरीर पे बहुत मोटे मोटे छाले पड़ जाते थे। इन लेट 1700s, English doctor Edward Jenner discovered that people who had cowpox did not get smallpox. This led to the invention of first vaccine and helped protect from smallpox. अच्छा, जब स्मॉल पॉक्स हुआ करता था तो फिर उस टाइम पे एक और बीमारी हुआ करती थी काउपॉक्स, जो कि उसकी माइल्डर फॉर्म थी, यानी वो हल्की हुआ करती थी, उसमें मौतें नहीं होती थी, बस सिंपल हल्का सा बुखार आता था लोगों के अंदर और हल्के फुल्के दाने हो जाते थे। तो ये जो ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं एडवर्ड जेनर, इन्होंने देखा कि जिन लोगों को काउपॉक्स हुआ है उन लोगों के अंदर स्मॉल पॉक्स होने की संभावना बहुत कम हो गई है। तो यहीं से उनको आइडिया आया एक वैक्सीन बनाने का। Long before modern vaccine, India has traditionally method called variolation to protect against smallpox. It involved using materials from smallpox sores to scratch the skin and create a mild infection and build immunity. People who performed this practice were known as टीकेदार्स। अच्छा, मॉडर्न वैक्सीन बनने की भी काफी समय पहले से ही इंडिया में स्मॉल पॉक्स से बचाव के लिए एक वैक्सीन के तरीके का प्रोसेस इस्तेमाल की जाती थी। तो उसमें क्या होता था कि जो स्मॉल पॉक्स जिन लोगों को हुआ करता था उनके छाले से थोड़ी सी स्किन लेके बिल्कुल हल्का सा माइल्ड इन्फेक्शन क्रिएट किया जाता था हेल्दी लोगों के अंदर, जिससे कि उनके अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाए, और जो लोग इस काम को करते थे उनको टीकेदार कहा जाता था। Think like a scientist. Observation. Jenner observed that milkmaids who had cowpox did not catch smallpox, likely because the two viruses are related. एडवर्ड जेनर ने ऑब्जर्व किया कि जो औरतें या जो आदमी गाय की देखभाल करते हैं उन गायों की जिनमें स्मॉल पॉक्स होता है, काउ पॉक्स होता है, तो उनके अंदर स्मॉल पॉक्स नहीं होता। तो इससे उनको समझ में आया कि शायद ये दोनों चीजें रिलेटेड हैं। हाइपोथेसिस। कंटेंट इन द पस ऑफ काउपॉक्स ब्लिस्टर प्रोटेक्टेड पीपल फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। जो पस था काउपॉक्स के छालों में जो पस भरा हुआ था वो लोगों को स्मॉल पॉक्स से बचाता था। Experimentation. He tested this by injecting cowpox sap into a boy who later showed no illness when exposed to smallpox. उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया किसी बच्चे के और उसमें काउपॉक्स का जो भी उसमें छाले में से पानी निकलता है उसको लेके एक छोटे बच्चे के अंदर इंजेक्ट कर दिया। अब जब उस बच्चे को एक्सपोजर मिला स्मॉल पॉक्स से, यानी स्मॉल पॉक्स का पैथोजन उसके अंदर आया, तो वो बीमार नहीं पड़ा। Result. He found that people who were infected with cowpox sap were now resistant to smallpox. तो उनको ये समझ में आ गया कि जिन लोगों को जिन लोगों को काउपॉक्स सैप का इंजेक्शन लगाया वो स्मॉल पॉक्स से सेफ हो गए। एप्लीकेशन. मास वैक्सीनेशन इवेंचुअली हेल्प्ड एरेडिकेट स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड। और फिर ये जब मास वैक्सीनेशन हुआ, सब जगह टीके लगने लगे ये वाले स्मॉल पॉक्स के, तो अब दुनिया से ये बीमारी खत्म हो चुकी है। Vaccines are one of most effective ways to protect people of all ages from infants to elderly against many serious diseases.
वैक्सीन जो है एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है लोगों को बीमारी से बचाने का, कोई सी भी बीमारी हो। तो ये जो टीके रहते हैं ये बचपन से लेके बुढ़ापे तक भी कई बीमारियों से हमें बचाते हैं। दे हेल्प प्रिवेंट इलनेस, रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस एंड सेव मिलियंस ऑफ लाइव्स एवरी ईयर। हर साल ये बीमारियों से बचाते हैं और बहुत सारे लोगों की जिंदगी बचाते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट वैक्सीन्स आर प्रिवेंटिव नॉट क्यूरेटिव। They can help minimize serious disease before they happen, but do not treat them once someone is already sick. अब जो वैक्सीन है ना वो प्रिवेंटिव मेजर है, यानी किसी बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन लगाई जाती है, लेकिन अगर कोई बीमारी हो गई है तो फिर वो टीके उस बीमारी को सही नहीं कर सकते। Some people may fear or doubt vaccine, but scientists and doctors carefully test them for safety. Getting vaccinated not only protects you but also the people around you. वैक्सीन जो होती है पूरी तरीके से सेफ होती हैं क्योंकि इसमें कई चरण में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिससे ये पता लगाया जाता है कि ये जो वैक्सीन है वो किस तरीके का कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। अगर कोई इंसान एक बार वैक्सीनेटेड हो जाता है तो वो सिर्फ उसके बचाव के लिए नहीं होता बल्कि उसके आसपास के लोगों का भी बचाव होता है। इंडिया रोल इन वैक्सीन प्रोडक्शन। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर। इट मैन्युफैक्चर्स वैक्सीन्स ऑन अ मासिव स्केल एंड सप्लाइज देम टू मैनी कंट्रीज। Indian vaccine companies played a key role during the COVID-19 pandemic and continue to support global health efforts. इंडिया भी जो वैक्सीन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जहां जहां भी देशों में वैक्सीन बनती है तो उन बड़े देशों में इंडिया का भी नाम शामिल है जो कि वैक्सीन बनाता है और दूसरे देशों में सप्लाई भी करता है। तो कोविड-19 की भी वैक्सीन जो है वो इंडिया में बनाई गई और सब जगह सप्लाई हुई। Be a scientist. Dr. Maharaj Kishan Bhan was a well-known Indian doctor and a scientist. As Secretary of Department of Biotechnology, he helped promote science and innovation in India. He played a key role in developing the rotavirus vaccine, which prevents children from diarrhea. He believed in using research to create affordable healthcare and made a big difference in India's health and biotechnology sectors. अब ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, कोई बीमारी हो गई है तो उससे हम उसका इलाज कैसे करें। If our immune system fails to protect us against an infectious disease, we fall ill and need to visit a doctor. The doctor may give us medicines called antibiotics which kill the bacteria that might have caused the disease. अगर हम बीमार हो जाते हैं तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें कुछ दवाइयां देते हैं जिनको एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। ये एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मारते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करके हमें नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। Antibiotics work only against bacterial infection because they target parts of bacterial cells that are different from human or other animal cells. They do not work against viruses or diseases caused by protozoa. तो एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो सिर्फ बैक्टीरियल सेल को टारगेट कर सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर वायरस या प्रोटोजोआ की वजह से इन्फेक्शन है तो वो उस पर कुछ काम नहीं आती। अच्छा, फर्स्ट एंटीबायोटिक की डिस्कवरी कैसे होती है वो पढ़ते हैं। पेनिसिलिन जो कि पहली एंटीबायोटिक थी। Penicillin was discovered in 1928 by Alexander Fleming, a bacteriologist from London. While studying harmful bacteria, he noticed that a mold on a discarded petri dish stopped the bacteria from growing. He realized the mold released a substance that killed the bacteria. This chance discovery led to discovery of penicillin, the first antibiotic used to treat bacterial infection. पेनिसिलिन का आविष्कार 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया जो कि लंदन में एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। तो वो जब स्टडी कर रहे थे उन्होंने देखा कि जब उन्होंने एक पेट्री डिश जिसके अंदर वो बैक्टीरिया की स्टडी कर रहे थे उसको डिस्कार्ड कर दिया, मतलब एक साइड में डाल दिया, तो उन्होंने देखा कि उसके ऊपर एक मोल्ड या जिसे हम फंगस भी कह सकते हैं वो निकल आया और उस फंगस ने बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया। अब उसके ऊपर ज्यादा बैक्टीरिया नहीं बढ़ रहे थे, वहां पे सिर्फ फंगस था। तो उनको समझ में आया कि कुछ ऐसी चीज है जो कि ये बैक्टीरिया छोड़ रहा है, जो ये मोल्ड अपने अंदर से निकाल रहा है जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो नहीं कर पा रहा। No antibiotics are effective in protecting us against bacterial infections and have saved millions of lives since their discovery. Their indiscriminate use has led to a decline in their effectiveness. जब से इसका आविष्कार हुआ एंटीबायोटिक्स का, इसका बहुत अहम रोल रहा है बीमारियों से बचाव में, लेकिन जो इसका अंधाधुंध इस्तेमाल करने लग गए हैं लोग, इसकी वजह से इसकी इफेक्टिवनेस कम हो रही है। अब ये उतनी इफेक्टिव नहीं रही है एंटीबायोटिक्स। Nowadays, there are new headlines about antibiotic resistance, a phenomenon where bacteria that were early killed by a given antibiotic are found to survive
and multiply despite treatment with that antibiotic. अब जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है लोगों में। जो बैक्टीरिया पहले किसी एंटीबायोटिक से मर जाया करते थे, अब वो नहीं मरते क्योंकि उन्होंने अपने अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है। हाउ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्प्रेड इन कम्युनिटी, किस तरीके से लोगों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस फैल रहा है। अच्छा, तो किस तरीके से होता है? टेकिंग एंटीबायोटिक्स व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड, अगर किसी इंसान ने एंटीबायोटिक ले ली जबकि उसको जरूरत नहीं थी, तो उसमें क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन अ ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी में कैसा होगा कि उसने एंटीबायोटिक लिए, अब वो बीमार नहीं है, तो फिर क्या होगा? वो उसके अंदर ज्यादा वैसी बीमारियां आ जाएंगी। उसके बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट हो गया है। अब उसके अंदर जब बीमारी आ रही है तो एंटीबायोटिक उसके ऊपर काम नहीं कर रहे, वो उसको सीरियस इलनेस हो रही है, ज्यादा बीमार हो रहा है, उसको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। अब जब वो जा रहा है हॉस्पिटल तो उसकी बीमारी दूसरे लोगों में फैल रही है, स्प्रेड डायरेक्टली और अदर पेशेंट्स और इनडायरेक्टली थ्रू हेल्थ केयर वर्कर, और वो बीमारी अब दूसरे लोगों को फैल गई। जो हॉस्पिटल में जो लोग हैं उनके अंदर भी आ गई वो बीमारी। पेशेंट्स गो होम स्प्रेड रेजिस्टेंट टू बैक्टीरिया टू कम्युनिटी की। अब उसके अंदर जो बैक्टीरिया थे जो कि दूसरी एंटीबायोटिक्स की वजह से रेजिस्टेंट थे, वो बैक्टीरिया अब दूसरे लोगों में चले गए। ठीक है, अब वो लोग भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गए, अब उनके ऊपर एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं होगा। उसी तरीके से जानवरों में देखो, अगर भी एंटीबायोटिक दे दी और उनका जो भी सामान हम कंज्यूम करते हैं, बटर या मिल्क या अंडे, तो वो हमारे अंदर आ जाता है। ठीक है, और इस तरीके से एक पूरा चक्र चलता रहता है जिसमें हम जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं एंटीबायोटिक से। इससे क्या होता है? ड्यू टू दिस कॉमन इन्फेक्शन हार्डर टू ट्रीट एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस एंड इवन डेथ। और इसकी वजह से क्या होता है? तो ये लोगों के अंदर बीमारियों का इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहले तो वो दवा देने से वो बैक्टीरिया मर रहा था, लेकिन अब जो है वो दवा देने से उस बैक्टीरिया पे कोई असर नहीं हो रहा, और उसके से बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। उसकी वजह से बीमारी जो है ज्यादा भी बढ़ सकती है और मृत्यु भी हो सकती है। लेट अस इन्फर स्टडी द इन्फोग्राफिक गिवन इन फिगर 3.5 भी। चलिए वाले उसको पढ़ते हैं। हाउ बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। अब बैक्टीरिया जो है वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होता कैसे है? A few microbe develop resistance to antibiotic। थोड़े से माइक्रोब जो हैं वो पहले रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जैसे ये इतने थे, इसमें से एक हो गया रेजिस्टेंट। When antibiotic kill bacteria causing illness, they also kill good bacteria protecting the body from infection। अब जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो जो बीमारी खत्म करने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो तो मर ही जाते हैं, साथ में जो हमारी बॉडी में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो भी मर जाते हैं। द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ग्रो एंड टेक ओवर। अब वो जो एक बैक्टीरिया था ना वो ग्रो करता रहेगा, मल्टीप्लाई होता रहेगा, एक से कई बना लेगा। सम बैक्टीरिया ट्रांसफर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट टू अदर बैक्टीरिया कॉजिंग मोर प्रॉब्लम। और ये क्या करेगा? ये अपने साथ वाले बैक्टीरिया को भी पहले तो मल्टीप्लाई करके अपने जैसे बना लिया, और फिर जो अपने जैसे बने हुए होंगे ना, ये दूसरे तरीके के बैक्टीरिया होंगे ना, उनको भी सिखा देंगे रेजिस्टेंट, उनको भी रेजिस्टेंट कर देंगे। तो इस तरीके से ये बीमारी फैलती जाएगी। अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया प्रिवेंटिव मेजर। आई नीड एंटीबायोटिक फॉर माई मदर, शी हैज अ सोर थ्रोट एंड अ फीवर। ये बच्चा जो है दवा लेने के लिए गया है एंटीबायोटिक, तो इसको कहा गया यू मस्ट गेट अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डॉक्टर, कि तुम डॉक्टर से लिखवा के लाओ तभी मिलेगी। अच्छा, एक जो है दूध लेने के लिए गया है, तो वो दूध लेने से पहले कंफर्म कर रहा है कि आर यू गिविंग एंटीबायोटिक्स टू योर कैटल, क्या तुम अपनी गायों को एंटीबायोटिक्स देते हो? तो फिर ये कहती है कि नहीं, मैं नहीं देती। अच्छा, नो डोंट गिव एंटीबायोटिक इंजेक्शन टू योर कैटल, इट विल डेवलप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट अदरवाइज। Therapies for non-communicable disease focus on managing symptoms and improving quality of life through medication, lifestyle changes and rehabilitation. Early diagnosis and continuous care are key to control the diseases progression and prevent complications। अगर किसी बीमारी का जल्दी पता लग जाता है तो उस बीमारी को हम कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं और बहुत ही सी मौतें भी रोकी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।